उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में BA 10 कोर्स के अंतर्गत इकोनॉमिक्स विषय के EC 01 पेपर की यूनिट 3 में आज मैं आपको गणनात्मक तुष्टिगुण विश्लेषण, जिसको कहा जाता है कि गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण या उपयोगिता विश्लेषण के इस अध्याय में आपका स्वागत है। इसकी आज यहाँ विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। जैसा कि मैंने अपनी स्लाइड के द्वारा भी इसको प्रस्तुतिकरण आपको दिखा रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, जिसमें आप अपनी फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि सबसे पहली चीज आती है कि उपयोगिता का मापन किया जाना है। उपयोगिता बेसिकली है कि किसी भी चीज को या जिस चीज का हम उपभोग कर रहे हैं उसके द्वारा कितनी हमें अपनी संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इस अर्थ में अगर देखा जाए तो उपयोगिता और संतुष्टि दो शब्द अर्थात बेसिकली इनका यूज किया जा रहा है, वैसे भी जनरली कहा जाता है सामान्य रूप में। तो उपयोगिता वो होती है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं और किसी चीज के उपभोग करने के बाद उससे जितना हमें उपयोगिता या यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वह हमारी संतुष्टि कहलाती है। तो इस संदर्भ में दो तरीके की हमने कहा कि दो अवधारणाएं अर्थात के अंतर्गत विकसित की गई, जिसमें पहली अवधारणा गणनात्मक तुष्टिगुण विश्लेषण या गणनात्मक उपयोगिता विश्लेषण है, जिसको प्रोफेसर मार्शल के द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। और दूसरी अवधारणा है क्रमवाचक तुष्टिगुण विश्लेषण, जिसके अंतर्गत हम दो प्रकार की विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। पहली विचारधारा हिक्स और एलन के द्वारा प्रतिपादित की गई है, अनधिमान वक्र विश्लेषण अवधारणा, और दूसरी सैमुअल्सन के द्वारा विकसित की गई अवधारणा। यहाँ मुख्य रूप से हम इस अध्याय के अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आपको गणनात्मक उपयोगिता विश्लेषण की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप स्लाइड नंबर 1 में देख रहे हैं कि गणनात्मक तुष्टिगुण विश्लेषण के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि उपयोगिता या संतुष्टि क्या है, फिर औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या है। फिर इसी पे आधारित सबसे पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो दिया गया उसकी क्या मान्यताएं हैं। इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर उपभोक्ता का संतुलन किस आधार पर किया जाता है और सम सीमांत उपयोगिता का अर्थशास्त्र विषय में व्यवहारिक रूप से क्या महत्व है। और अंत में इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इस सिद्धांत की क्या क्रिटिसिज्म हम करते हैं कि कितना लाभ है और कितनी इसकी हानियां हैं, जो आलोचनात्मक रूप से देखा जाता है। तो जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की कि उपयोगिता है क्या, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्लाइड नंबर 3 में मैंने इसको वैसे भी इंडिकेट किया है कि उपयोगिता जो सामान्य रूप से हम कहते हैं कि उपयोगिता किसी चीज, कोई भी जो वस्तु है जिसके आप उपभोग करने पर जो हमें संतुष्टि मिलती है, जिसकी अपेक्षा करते हैं, वह उसकी उपयोगिता कहलाती है। जैसे सेब की एक इकाइयां गणनात्मक तुष्टिगुण विश्लेषण के अंदर हम देखते हैं कि एक सेब का उपभोग करने पर हमें 10 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी, दूसरे का उपभोग कर रहे हैं तो हमें 20 के बराबर प्राप्त हो रही है, तीसरे का उपभोग कर रहे हैं तो हमें हो सकता है 5 के बराबर संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो ये गणनात्मक अवधारणा के अंतर्गत हम एक उसका मापन करते हैं। इसी के आधार पर सम सीमांत उपयोगिता नियम का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इसमें मुख्य बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि उपयोगिता जो हमें ये प्राप्त हो रही है उसको हम कैसे कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में हम कैसे बांटते हैं। तो जिस आधार पर आपको एक चार्ट में मैंने स्लाइड नंबर 4 में आपको स्पष्ट किया गया है कि हम किसी कलम का एक उपयोग कर रहे हैं तो उसकी पहली इकाई का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें उससे उपयोगिता प्राप्त होती है 8। तो निश्चित है कि वहां पर कुल उपयोगिता हमारी 8 हुई और क्योंकि एक कलम का उपभोग कर रहे हैं तो उस एक कलम की औसत उपयोगिता 8 के बराबर हुई और कुल उपयोगिता भी हमारी 8 के बराबर हुई। अब अगर हम दूसरी कलम का अपने उपयोग करना शुरू किए तो निश्चित है कि अब हमारी उपयोगिता कुछ कम होगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल या उदाहरण रूप में दिया है कि दूसरी इकाई का उपभोग करने पर हमें जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो 5 के बराबर। इसी तरीके से तीसरी इकाई का उपयोग करने पर हमें उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है वो 1 के बराबर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो औसत उपयोगिता जो है पहली इकाई की 8 है, दूसरी से हमारी क्योंकि कुल उपयोगिता वहां पर 8 और 5 मिलाकर 13 हो रही है तो औसत उपयोगिता 13/2 बराबर 6.5 और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता उस
दूसरी इकाई से हमें 5 के बराबर प्राप्त हो रही है, वहीं तीसरी इकाई से हमें केवल 1 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और निश्चित है कि एक सीमा है, उस सीमा के बाद हमें कोई उपयोगिता नहीं मिलती है, क्योंकि एक व्यक्ति, जैसे हम आगे भी इसी सिद्धांत में चलेंगे कि क्या इसकी मान्यताएं हैं, क्या इसके लाभ हैं और किस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो चौथी इकाई से हमें कोई उपयोगिता, क्योंकि अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर कुल उपयोगिता तो निश्चित हमारी 14 हो गई और औसत उपयोगिता हमारी 4 इकाइयां हैं और कुल उपयोगिता हमारी 14 के बराबर 3.5 या 3.5 है। लेकिन यहां पर सीमांत उपयोगिता हमारी 0 है और निश्चित है कि अब अगली अगर हम इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें एक नकारात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है, जैसा कि सारणी के अंतर्गत हम व्यक्त कर रहे हैं कि उस चौथी इकाई से हमें -1 की उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो निश्चित है इसकी कुल उपयोगिता हमारी घटी, औसत उपयोगिता हमारी घटी और सीमांत उपयोगिता हमारी निश्चित रूप से कम रही। इसी चीज को ग्राफ के द्वारा भी व्यक्त किया गया है कि जिस बिंदु पे, जैसे कि हम देखते हैं कि जब 5वीं इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं, जहां पर पहली इकाई का हम उपभोग करते हैं, दूसरी इकाई का तो वही सीमा उपयोगिता प्राप्त होती है और 5वीं इकाई का जब हम उपयोग करते हैं तो निश्चित है कि हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वहां पर वो 0 हो जा रही है और कुल उपयोगिता निश्चित ही इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है वहीं पर कुल उपयोगिता जो है मैक्सिमम होती है, अधिकतम जिसको हम कहते हैं। इसको हम इस रेखा चित्र के द्वारा भी और स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। इसी पर आधारित, जैसे हमने कहा कि ये गणनात्मक तुष्टिगुण विश्लेषण के लिए या उपयोगिता की एक सामान्य चर्चा है। इसी पर आधारित जो सबसे पहले अर्थात के अंतर्गत कहा जाएगा कि महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का विकास किया गया, जो गणनात्मक उपयोगिता विश्लेषण की इन्हीं परिकल्पनाओं पर आधारित है। इस सिद्धांत को मूलतः विकसित करने का गौसन महोदय, प्रोफेसर गौसन थे, जिन्होंने इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को विकसित किया। बाद में इसे जेवेंसन और मार्शल महोदय ने और अधिक इसको परिष्कृत और हमारे उपयोग के अंतर्गत लाया, जिसका निश्चित यह है कि हर व्यक्ति या हर समाज, हर जगह किसी न किसी रूप में इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का हम उपयोग करते हैं। मार्शल ने जैसे डायरेक्टली इस सिद्धांत के संदर्भ में कहा है कि अगर अन्य बातें के सामान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह वस्तु की मात्रा की प्रत्येक इकाई के साथ घटती जाती है। अर्थात कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं उसकी पहली इकाई से और अंतिम इकाई तक जाते जाते उपयोगिता निश्चित रूप से घटेगी। पहले से अगर हमें 10 प्राप्त हो रही है तो दूसरे से हमें 8 प्राप्त होगी, तीसरे से हमें निश्चित है 8 से कम 7 प्राप्त होगी या 6 प्राप्त होगी, फिर अगले से निश्चित है कि हमें और कम प्राप्त होगी। इस तरीके से ये नियम हम प्रतिपादित करते हैं। लेकिन स्वाभाविक है इस नियम के कुछ प्रमुख, इस घटने की प्रवृत्ति के कुछ कारण हैं, उनको हम 3 बिंदुओं के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे कि निश्चित है मनोवैज्ञानिक कारण क्या कि पहली रोटी खाने पर आपको निश्चित है कि उससे अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, मतलब अधिक संतुष्टि आपको मिलेगी। लेकिन अब आप जब दूसरी रोटी खा रहे हैं, अगर वो सेम वही उसी तरीके से है चीजें हैं, तो निश्चित है कि आपसे उतनी अधिक संतुष्टि अब आपको प्राप्त नहीं होगी, आपकी कुछ संतुष्टि कुछ न कुछ घटेगी। इसीलिए इसका दूसरा कारण जो कहा जाता है कि प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि की संभावना। निश्चित है कि एक व्यक्ति की पहले से 10 मिल रही है, दूसरे से 8 मिल रही है, तीसरे से 6 मिल रही है, चौथे से 5 मिल रही है, फिर एक न एक बिंदु ऐसा आएगा कि जहां पर आप उससे पूर्णतः संतुष्ट हो जा रहे हैं और निश्चित ही वह संतुष्टि के जो क्रम है वह एक प्रकार से घटते हुए क्रम में हमें प्राप्त हो रही है। और तीसरा जो कारण कहा जाता है कि इसके घटने का वह है कि वस्तुओं का परस्पर पूर्ण रूप से स्थानापन्न न होना। कोई भी वस्तु एक दूसरे के स्थान पर स्थान पे नहीं की जा सकती है। इसी बातों को हमने स्लाइड नंबर 7 में भी आपको और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, दिखाया गया है कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। अब बात आती है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो गणनात्मक तुष्टिगुण विश्लेषण के अंतर्गत जिसकी हम लोग आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को जो हम लागू कर रहे हैं
इसकी कुछ निश्चित है कि हर एक सिद्धांत की अपनी कुछ न कुछ मान्यताएं होती हैं। उसी तरीके से इस सिद्धांत की भी यहाँ पर कुछ न कुछ मान्यताएं हैं। उसमें सबसे पहली मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील है। एक उपभोक्ता जो है माना जा रहा है विवेकशील है, कि वो है अपने हिसाब से कि किस चीज को हम सबसे पहले उपभोग करेंगे, उसमें वो चुनाव कर सकता है। मतलब उसको अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है, तो उस संतुष्टि को या उपयोगिता को अपने अधिकतम करने के लिए वो सही से अपने चुनाव को करेगा। दूसरी चीज, उपयोगिता का गणनावाचक मापन किया जाता है। मतलब उसको हम संख्या में माप कर रहे हैं, जैसे 8, 10, 5, 6, 4। तीसरी चीज, उपभोक्ता की आय और वस्तु की जो है कीमत स्थिर है। उपभोक्ता की जो आय हो रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और उस वस्तु की जो कीमतें हैं उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके अंतर्गत चौथी जो मान्यता हम देते हैं कि प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता स्वतंत्र होती है। जो उसकी उपयोगिता है वो हर यूनिट की, हर इकाई की उसकी अपनी अलग अलग है। अगर पहले की उपभोग हम करते हैं तो 8 है, तो दूसरे की निश्चित है 6 होगी, तीसरे की अलग होगी, इस तरीके से आगे। छठी चीज, पांचवी चीज जो इसके अंतर्गत हम मान्यता लेते हैं वह सबसे बड़ी चीज है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम स्थिर मान लेते हैं। कि अगर हम 4 रुपए में उससे कुछ बेच खरीद रहे हैं, फिर अगले 4 रुपए से, तो हमारे पास जो मुद्रा की इकाइयां हैं उनकी उपयोगिता अपने आप में स्थिर है। अगली इसकी मान्यता है कि वस्तु की सभी इकाइयां समरूप हैं, उनमें किसी वस्तु का कोई भी विभाजन नहीं हो सकता है। सातवीं इसकी मान्यता हम देते हैं कि उपभोक्ता को जो वर्तमान रुचि, फैशन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगला इसकी मान्यता है कि उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान है। और अंतिम मान्यता इसके अंतर्गत कि माना जाता है कि जो उपभोक्ता है वो हिसाबी प्रवृत्ति का होता है, एक कैलकुलेशन नेचर उसके अंतर्गत व्यक्त किया जाता है। इन्हीं चीजों को हमने स्लाइड नंबर 8 में आपको व्यक्त किया है, और इसी पे आधारित ये सिद्धांत का व्याख्या और वर्णन किया जाता है। जैसा आप रेखा चित्र में भी इसके आगे देखते हैं कि इस सिद्धांत को कैसे हम आगे डेवलप करते हैं, और एक उपभोक्ता का कहां पर जो है संतुलन होता है। स्वाभाविक है कि यह सम सीमांत उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का या गणनात्मक कुछ विश्लेषण के आधार पर इसकी हम व्याख्या करते हैं। इसका अर्थशास्त्र के हर क्षेत्र में बहुत ही अपना व्यापक महत्व है, और निश्चित है कि इससे किसी न किसी रूप में उपभोक्ता का संतुलन एक दिन पर, निश्चित दिन पर होता है, जहां पर उसकी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और वहां पर उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। इन्हीं आधार पर इस सिद्धांत के अपने महत्व हैं, जिनको हम 3 रूपों में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले कृषि क्षेत्र के अंतर्गत महत्व, दूसरा मुद्रा वस्तु के वर्तमान में भावी प्रयोग के संदर्भ में महत्व, और तीसरा राजस्व के संदर्भ में इस नियम का महत्व। कृषि क्षेत्र में आप सीधे देखते हैं कि एक निश्चित अनुपात में वस्तुओं का जब हम उपयोग करते हैं, उनके संसाधनों का, तो निश्चित है उससे हमें बढ़ते हुए क्रम में आदत प्राप्त होती है, और एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर हमें मैक्सिमम उत्पादन की प्राप्ति होती है। जहां पर हम संसाधनों का पूर्णतः उपयोग कर लेते हैं, वहां पर हमें अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति की जा सकती है। मुद्रा वस्तु के वर्तमान में भावी उपयोग में किस चीज का हमें कब प्रयोग करना है, कैसे व्यक्ति अपने सामान्य खर्चों में, आज के और भविष्य के खर्चों में इस नियम के आधार पर अपनी उपयोगिता को निर्धारित करता है। अगला इसका जो सबसे बड़ा उपयोग है उसको कहा जाता है राजस्व के संदर्भ में इस नियम का उपयोग। एक देश सरकार किस आधार पर कर लगाए, किनके ऊपर कर का लगाए और किनके ऊपर व्यय करे, तो निश्चित है कि वो धनी के ऊपर अधिक कर लगाती है, उनसे थोड़ी बहुत जो मुद्रा के रूप में आय प्राप्त करती है, उसको जो गरीबों के ऊपर व्यय करती है, तो उससे वहां पर उनकी उपयोगिता का कम ह्रास हो रहा है, निश्चित है। लेकिन उसकी व्यय करने के बाद जो गरीबों को उसकी उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह काफी अधिक है। तो राजस्व के क्षेत्र में इस नियम का ऑटोमेटिकली बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अंतिम चीज आती है कि निश्चित है कि सिद्धांत गणनात्मक कुछ विश्लेषण काफी उपयोगी है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिनके आधार पर इसकी हम आलोचना करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं, जिसको स्लाइड नंबर 11 में हमने स्पष्ट रूप से व्याख्या की है और व्यक्त किया है। इसके अंतर्गत देखेंगे सबसे पहली चीज जो इसकी आलोचना की जाती है इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या गणनात्मक कुछ विश्लेषण सिद्धांत का, वह यह है कि किसी भी उपयोगिता का संख्यात्मक रूप से मापन संभव नहीं है। निश्चित रूप से कि हम
जो किसी वस्तु से उपयोगिता प्राप्त कर रहे हैं, उसके उपभोग करने के बाद उनको संख्याओं में किस रूप में व्यक्त करें, इसका मापन आसान नहीं है कि पहले से हमें 8 प्राप्त हो रही है और दूसरे से हमें 6, या किसी को 6 प्राप्त हो रही है तो दूसरे को हो सकता है उससे 8। दूसरी जो प्रमुख आलोचना की जाती है सिद्धांत की, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर रहना। निश्चित ही है कि यह भी एक गलत है। दूसरा, इसी सिद्धांत के काबिल या इसी सिद्धांत के समकक्ष हम कह सकते हैं कि यह मान्यता गलत है। क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि जब पहली हम मुद्रा की इकाइयों को व्यय करेंगे तो बाद में हमारे पास मुद्रा की कम इकाइयां बचेंगी। तो निश्चित है यहाँ पर जब हमारे पास कम बचेंगी इकाइयां तो उनकी हमारे लिए उपयोगिता ज्यादा रहेगी। लेकिन सिद्धांत में कहा जाता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, जो कि निश्चित ही सही नहीं है। तीसरी जो इसकी प्रमुख आलोचना सिद्धांत की जाती है कि वह उपभोक्ता का विवेकपूर्ण होने की मान्यता है। निश्चित है कि एक उपभोक्ता जो है इतना विवेकपूर्ण नहीं होता कि किसी भी चीज का उपभोग करते समय वो ये देखेगा कि किस वस्तु का वह उपभोग करने पर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। वहां पर वो अपनी अन्य आवश्यकताओं और अन्य चीजों को देखता है। चौथी जो सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना की जाती है वह है कि इकाई इकाई करके द्रव्य को व्यय करने की त्रुटिपूर्ण मान्यता, कि पहले हम एक इकाई द्रव्य व्यय करेंगे, फिर दूसरी इकाई का व्यय करेंगे, फिर तीसरी इकाई का व्यय करेंगे। निश्चित है कि एक साथ ही हम बहुत बड़ी द्रव्य की मात्रा का इकाइयों का व्यय करते हैं। अगली वस्तु की अविभाज्यता भी सिद्धांत के अपने आप में बहुत बड़ी चीज। जैसे हमने कहा कि तमाम ऐसे संसाधन हैं जिनका एक निश्चित अनुपात में उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी एक सीमा के ही बराबर हमको उपयोग करना पड़ेगा। तो निश्चित है वहां पर अविभाज्यता के गुण आ जाते हैं, जहां पर यह सिद्धांत सिद्ध नहीं हो सकता। अगली जो सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि वह है कुछ वस्तुओं का अधिक टिकाऊ होना या पाया जाना, कि उनकी हमने एक लिमिट सीमा तक अनुमान किया है, लेकिन हो सकता है भविष्य में और अधिक उपयोगी हो और अधिक टिकाऊपन हो। जैसे कि तमाम दैनिक उपभोग, फ्रिज हुआ, मकान हुआ, इस तरीके की वहां पर या कार हुआ, ऐसी चीजें हैं उनका टिकाऊपन पाया जाना, वहां पर इस सिद्धांत को हम पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाते हैं। अगली जो सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि रीति रिवाज, फैशन और आदतों में परिवर्तन होना। निश्चित है कि आज के फैशन में अगर वह वस्तु चल रही है तो निश्चित है उसकी संतुष्टि या उस पर व्यय करने वाली धन की मात्रा बहुत अधिक होगी। लेकिन अगर वह वस्तु फैशन या रीति रिवाज से हट गई तो वहां पर उसको कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा और वहां पर उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं रहेगी। तो एक बार तो हम उसकी उपयोगिता को बहुत अधिक माप रहे हैं और फिर एक बार उसकी उपयोगिता को हम 0 रूप में मांग रहे हैं, मापन कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये सिद्धांत सिद्ध नहीं होता। कुछ अंतिम जो सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि कुछ वस्तुओं का न मिलना या न पाया जाना। देखते हैं ऐसा है कि बाजार में निश्चित है कि हमें किसी वस्तु का उपभोग करना है और निश्चित ही हमें उससे उपयोगिता अधिक प्राप्त होगी, लेकिन हो सकता है कि उस समय जब हम उसका उपभोग करना चाह रहे हैं उस समय वह वस्तु ही हमें न प्राप्त हो। तो निश्चित है कि वहां पर हम अपनी उपयोगिता का किस रूप में मापन करें। तो वहां पर हम देखते हैं कि निश्चित है उसके समकक्ष जो दूसरी अन्य वस्तुएं हैं उनका हम उपभोग कर लेते हैं या उसके स्थान पर वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो इन आधार पर इस सिद्धांत की हिग्स और एलन और सैमुअल्सन महोदय ने कट आलोचना की और जिस पर आधारित आगे हमने कहा कि उपभोक्ता का 2 सिद्धांत, उपभोक्ता के मापन के विश्लेषण के संदर्भ में 2 और सिद्धांतों का विकास हुआ, जिसमें पहला अधिमान वक्र विश्लेषण हिग्स और एलन द्वारा और दूसरा सैमुअल्सन द्वारा अधिमान वक्र विश्लेषण का सिद्धांत। इस इकाई के अंतर्गत बेसिकली या मुख्य रूप से हमने जो अध्ययन किया वह की गणना की उपयोगिता का जो हम गणनात्मक रूप में मापन करते हैं और उस पर आधारित सीमांत उपयोगिता ह्रास में किस आधार पर उत्पादित किया जा रहा है। निश्चित है कि इसके अंतर्गत आप एक गणनात्मक त्रिपुट विश्लेषण के सामान्य रूपों से आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे और इन चीजों को आप और आप साथ करेंगे। धन्यवाद।